मायावती की मुस्लिम चाल पिछले कई दिनों से निरंतर दिखाई दे रही है। कभी पूर्वांचल में इसकी झलक सामने आती है तो कभी पश्चिमी यूपी से ऐसा माहौल बनाया जाता है। वक्त वक्त पर मायावती ट्विटर पर अपने मुस्लिम प्रेम का इजहार करती रहती है, लेकिन मायावती की ये रणनीति अब सपा को चुभ रही है, क्योंकि अगर मायावती अपने प्लान में पास हुई तो सपा की साइकिल डगमगा सकती है। चुनाव दर चुनाव लगातार हाशिए पर जाने वाली मायावती की राजनीति अब पानी की तरह साफ है। इसका एहसास उन्हें तभी हो गया था जब आजमगढ़ उपचुनाव के रण में उनका मुस्लिम फॉर्मूला कुछ हद तक फिट हो गया था। तभी से मायावती ने ठान लिया कि वो फिर से अपने दलित और मुस्लिम समीकरण को जिंदा करेंगी। आजमगढ़ का उपचुनाव तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब 2024 के चुनाव में दिखाई देगी, क्योंकि मायावती ने सपा की कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है। दरअसल यादव और मुसलमान ही सपा की साइकिल के दो पहिए हैं और मायावती इनमें से मुसलमान वाला पहिया निकालने की पूरी कोशिश में है। अब इससे मायावती को जीत मिले या ना मिले, लेकिन सपा को झटका लगना तय माना जा रहा है और मायावती का भी यही प्लान है। जहां भी उन्होंने कैंडिडेट खड़े करे 2022 के चुनाव में, उससे ये स्पष्ट हुआ कि वो अपनी जीत के बजाय समाजवादी पार्टी की हार के लिए ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव ने इस बात को साबित भी कर दिया। इसीलिए बार बार उन पर यह आरोप लगता है कि वो विपक्षी एकता की राह में रोड़े अटकाती हैं और बजाय भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने के विपक्ष को ज़्यादा कमज़ोर कर रही है। पूर्वांचल हो या पश्चिमी यूपी, मायावती मुस्लिम मोर्चे पर खुद को मजबूत करना चाहती है। तभी तो सपा से नाराज हुए इमरान मसूद को पार्टी में शामिल कराने में मायावती ने बिल्कुल देर नहीं की। यही नहीं, जब शनिवार को पार्टी दफ्तर पर एक दिन का सम्मेलन हुआ तो इमरान मसूद पहली कतार में बैठे दिखाई दिए और जुबान पर मायावती का गुणगान था। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, वही निर्देश बहन जी ने दिए हैं और उन निर्देश के पालन करना सभी कार्यकर्ताओं का और सभी नेताओं का था। यानी मायावती का एक एक कदम मुस्लिम पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करता है। हालांकि दूसरी तरफ सपा भी अपने मुस्लिम वोट बैंक पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाहती है। इसकी एक तस्वीर 15 सितंबर को दिखाई दी थी, जब अखिलेश यादव ने भी इशारों में मदरसों के सर्वे पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट किया था, किसी भी सम्मानित धार्मिक मजहबी स्थान का सर्वे करवाना यदि न्यायपूर्ण नहीं है तो ये आस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। इंसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है। वैसे भी सपा के नेता लगातार सर्वे को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते दिखाई दिए हैं। दारुल उलूम देवबंद के मान्यता पर जब सवाल खड़े हुए तो सपा सांसद सबसे पहले बचाव में खड़े दिखाई दिए। जो मदरसे हैं उनकी हैसियत में बहुत बड़ा फर्क है। दारुल उलूम देवबंद से तो और कितने मदरसे जुड़े हुए हैं जो उन्होंने कायम किए हैं। बहरहाल दारुल उलूम देवबंद एक बुनियादी मदरसा है यहाँ पर, जब इतनी पाबंदियाँ भी नहीं थी। बहरहाल वो जभी से कायम है। अगर इस पर कोई कमी पहले भी दिखाई देती, गैर मान्यता प्राप्त है वो, तो मान्यता प्राप्त के लिए अगर किसी अंदर कमी है तो वह भी पूरी की जा सकती है। यानी सपा अपने मुस्लिम वोटर को जाने नहीं देना चाहती और मायावती इसे खींचने की पूरी कोशिश में है। और मायावती के ऐसे ही प्लान पर सपा के नेता उन्हें भाजपा की बी टीम तक बता देते हैं। बी टीम जो तो आजमगढ़ में देख लीजिए, विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, उनके कहने से प्रत्याशी डिक्लेयर होते हैं उनके यहाँ, जिसको बीजेपी चाहती है। तो वो ऐसी जगह प्रत्याशी दिए उन्होंने जो समाजवादी पार्टी को हरा। अब मेरठ शहर में देख लीजिए, हमारे सामने कौन लड़ा था? कुरैशी को टिकट दे दिया उन्होंने कि इसलिए कि ये वोट काट दें कुरैशी की और समाजवादी पार्टी का हार जाएगा बीजेपी। लेकिन यहाँ का वोटर और उत्तर प्रदेश का वोटर समझदार है, सब समझता है कि सब बीजेपी की चाल है ही और बीजेपी की बी टीम है। अब सवाल ये है कि मायावती के पास मुस्लिम वोटर किस हद तक जाएगा? क्या मदरसों के सर्वे पर बार बार सवाल उठाने से मुस्लिमों का दिल बदलेगा? क्या वो सपा का साथ छोड़ने के लिए राजी होगा? क्योंकि ये बात सच है कि मदरसों के सर्वे पर जितने सवाल अखिलेश ने नहीं उठाए, उससे ज्यादा मायावती उठा चुकी है। चर्चा तमाम है, सवाल तमाम है, सियासत भी तमाम है। अब इस सियासी युद्ध में मायावती के हाथ क्या लगता है, वो निकाय चुनाव में ही तय हो जाएगा।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसा दूसरी बार है जब मायावती ने मदरसों के सर्वे पर सवाल उठाए हैं। पिछली बार मायावती ने कहा था कि सरकार सरकारी मदरसों की उपेक्षा करते हुए निजी मदरसों पर भी हस्तक्षेप करने को उतारू है, और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए थे। दरअसल मायावती चाहती हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक जो उनसे दूर हो गया वो फिर से उनके नजदीक आ जाए और सियासी रूप से पहले जैसी वो ताकतवर हो जाए। यूपी में जिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मायावती ने रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही सियासी मोर्चा खोल दिया है और सरकार पर चुभने वाले हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बैक टू बैक 4 ट्वीट किए जिसमें लिखा, यूपी सरकार द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों के चंदों पर आश्रित प्राइवेट मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा हुआ, जिसके अनुसार 7,500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे हैं। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इनमें दखल क्यों? मदरसों का सर्वे कराने के पीछे सरकार की अपनी सोच है, लेकिन मायावती इस सर्वे के बहाने शुद्ध रूप से मुस्लिम समीकरण को सेट करना चाहती है। मायावती ने एक सवाल तब भी उठाया था जब सर्वे के आदेश दिए गए थे, और इस बार तो उन्होंने सरकार पर हमला बोलने के साथ साथ मुस्लिमों को रिझाने की भी कोशिश की। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर और स्टाफ के वेतन आदि के लिए बजट प्रावधान हेतु खास तौर से सर्वे कराया जाता है, तो क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? बसपा सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था। यानी मायावती बताना और जताना चाहती है कि बसपा ही मुस्लिमों की हितैषी है, और ऐसा करके वो सीधे सीधे सपा के हिस्से में गए वोट बैंक पर अपना चुंबक सेट कर रही है। मायावती जब कोई बात कहती है तो कांग्रेस को उसमें जरूर घसीटती है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, पहले कांग्रेस सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर वहां के छात्रों को उनकी पसंद की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के बजाय उन्हें ड्राइविंग, मैकेनिक, कारपेंटर आदि की ट्रेनिंग के जरिए छात्रों की तालीम व उन मदरसों का भी अपमान किया, और अब आगे देखिए बीजेपी सरकार में उनका क्या होता है। मायावती ने मदरसे के मोर्चे पर बहुत बारीक सियासत की। उन्होंने मुस्लिम वोटरों को करीब लाने की कोशिश भी की और सपा का नाम भी नहीं लिया। उनके निशाने पर या तो कांग्रेस थी या फिर भाजपा, और ये जरूरी इसलिए था क्योंकि मायावती पर भाजपा के खिलाफ ना बोलने के आरोप लगते रहे। चौथे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वैसे यूपी व देश के अन्य सभी राज्यों में भी सरकारी स्कूलों के साथ साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था के हालात जो लगातार बदतर होते चले जा रहे हैं वो किसी से भी छिपा नहीं। फिर भी सरकार लापरवाह व उदासीन क्या इसलिए है क्योंकि वहाँ ज्यादातर गरीब व कमजोर वर्गों के बच्चे ही पढ़ते हैं। यानी मायावती का हर एक ट्वीट मजी हुई सियासत की कहानी पेश करता है। उन्होंने एक साथ कई मोर्चों को साधा, भाजपा पर हमला करके बी टीम होने वाले ठप्पे को हटाने की कोशिश की, कांग्रेस पर हमला करके अपना पुराना अंदाज जारी रखा, सर्वे पर सवाल खड़े करके मुस्लिमों का दिल जीतने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात सपा पर खामोशी दिखाई ताकि ये लगे कि बसपा का मुकाबला भाजपा से है न कि सपा से। लेकिन भाजपा के नेता मायावती को सर्वे का पाठ जरूर पढ़ा रहे हैं। जो राजनीति उत्तर प्रदेश की जो जिस भी प्रकार से, चाहे वो सपा, बसपा, कांग्रेस, कोई भी करने की कोशिश कर रहे हों, उनको भी ये पता है, और जो ऐसे दलों में जा रहे हैं उनको भी यह पता है कि अभी कम से कम 25 साल देश और प्रदेश को, देश की और प्रदेश की जनता ने भाजपा के हाथों में सौंपने का निश्चय करके रखा है। अन्यथा 2022 के चुनाव में इतनी ज़बरदस्त सफलता, जिस प्रकार का ध्रुवीकरण कराया गया, जिस प्रकार की रणनीति, सारे विरोधी अंदर से एक हो गए बनाए, लेकिन फिर भी हम 271 विधायक अपने गठबंधन के साथ जीत करके आए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है।
यानी इस बार लड़ाई पूरी तरह से मुस्लिम मोर्चे पर दिखाई देगी। एक और बसपा और सपा में खींचतान है, तो दूसरी तरफ भाजपा भी पसमानदा समाज के सहारे नई रणनीति बना रही है और साथ ही ये समझा रही है कि सरकार का एजेंडा सबका साथ सबका विकास ही है। ये सर्वे किसी भी मदरसे को बंद करने के लिए नहीं है। अगर ईमानदारी से विपक्ष ये देखेगा तो 2017 के बाद से योगी सरकार ने मदरसों के ढांचे को और मजबूत करने का काम किया और यही विपक्षी दल से आप सबको भी सवाल पूछना चाहिए कि जब उनके पास सत्ता थी तो मदरसों में उन्होंने एनसीईआरटी कोर्स लागू क्यों नहीं किया, मदरसों में उन्होंने एनसीसी एनएसएस लागू क्यों नहीं किया, मदरसों को उन्होंने डिजिटलाइज क्यों नहीं किया। तब तो वो केवल जो है हमारा वोट बैंक, उन्होंने हम मुसलमानों का वोट बैंक लिया, वो सत्ता में आए और अपनी मलाई खाने लगे। मदरसे के सर्वे पर घमासान तो शुरू से ही छिड़ा है और ये घमासान तब और तेज होगा जब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर योगी सरकार अपना एजेंडा सामने रखेगी, क्योंकि अगर सर्वे हुआ है तो इसका समाधान कुछ न कुछ जरूर होगा। अब ये समाधान किसे चुभेगा इसका भी इंतजार है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुस्लिमों के वोट पर सिर्फ मायावती की ही नजर नहीं है, इस वोट बैंक की चिंता हर दल को है, फिर चाहे सपा हो भाजपा हो, क्योंकि बीजेपी इन दिनों पसमानदा सम्मेलन के जरिए मुस्लिमों को रिझाने में जुटी है। लेकिन इस वक्त देश में एक नई बहस छिड़ गई है। ये बहस है अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री की। वैसे तो मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल पूरे किए, लेकिन ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद देश में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर तंज कसा तो ओवैसी जैसे मुस्लिम वाला झंडा लेकर पॉलिटिक्स करने वाले लोग भी क्या कह रहे हैं, सुनिए। I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors according to law. So help me God. Thank you very much. ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने तो देश की सियासत गर्मा गई। मुद्दा बना भविष्य में हिजाब वाली महिला का प्रधानमंत्री बनना। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। दरअसल इस घमासान की शुरुआत कांग्रेस नेता शशि थरूर के ट्वीट से हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, ब्रिटेन वालों ने दुनिया में कुछ बहुत ही दुर्लभ काम किया है। अपने सबसे शक्तिशाली कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को मौका दिया है। हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मनाते हैं। आइए ईमानदारी से पूछें, क्या ये यहाँ हो सकता है? शशि थरूर ने ऋषि सुनक के बहाने भाजपा की सोच पर सवाल खड़ा किया था, लेकिन ओवैसी ने इस बार मुस्लिम पॉलिटिक्स शुरू कर दी। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। मुद्दा मुस्लिमों से जोड़ा तो सपा के सांसद भी अखाड़े में उतर आए। हिंदुस्तान के अंदर भी चूंकि वो फार्मूला जो ब्रिटानिया ने इस्तेमाल किया है, जिस बुनियाद पर भी किया है, तो बहरहाल अगर उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी, काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है, और वो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है? बात भले अल्पसंख्यकों की हो रही हो, लेकिन असल मुद्दा मुसलमान होने का है, क्योंकि अल्पसंख्यक तो मनमोहन सिंह भी हैं, जो 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, और सरकार के मंत्री भी ओवैसी जैसे नेताओं पर चुभने वाला पलटवार कर रहे हैं। उन्हें ये चीज नहीं दिखेगी। अगर आप मुसलमान तरक्की कर रहा है तो ये बात उनको हजम नहीं होगी, जो विपक्षी के ये जो नेतागण हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनको इस बात की कभी कोई तारीफ करते हुए आप नहीं देखेंगे कि एक साधारण परिवार से आने वाला एक मुस्लिम नौजवान, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसका अल्पसंख्यक विभाग का नुमाइंदा बनाया। ये चीज़ें उन्हें नहीं दिखेंगी। वो हमेशा समाज को नकारात्मक चर्चा करने की तरफ आगे बढ़ाते हैं। सबकी अपनी अपनी सियासत है और अपना अपना एजेंडा, क्योंकि जिस देश में किसी अल्पसंख्यक को सर्वोच्च पद पर बिठाने की मांग हो रही है, वहां सिख प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और मुस्लिम राष्ट्रपति भी। उदाहरण तमाम हैं, लेकिन नेताओं की सुई मुस्लिम प्रधानमंत्री पर आकर टिक गई है। राजनीतिक दृष्टि से इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं यह मानता हूं कि
उनकी इस बात का कोई अर्थ नहीं है, ये बेअर्थ बातें। जो हिंदुस्तान के अंदर योग्य व्यक्ति होता है, क्षमतावान व्यक्ति होता है, कोई प्रदेश संभालने के लायक होता है, कोई देश संभालने के लायक होता है, और कोई भी पद के लिए वह वहाँ पर पहुँचता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत। और जो यह सवाल कर रहे हैं, मैं यह मानता हूँ कि वह शुद्ध रूप से केवल भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए बना कि भाजपा जो है किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी या नहीं बनने देगी, इस प्रकार का एक दुष्प्रचार सब वोट बैंक के लालच के बयान हैं। अकबर के शासनकाल में क्या नहीं हुआ, जब तक वो नौमन जनेऊ नहीं जला लेते थे तब तक भोजन नहीं करते थे, ऐसे भी मुग़ल राजा हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारे हिंदू धर्म को, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को कोई छिन्न भिन्न नहीं कर पाया। भारत अजर अमर है, भारत माता का वर्चस्व, भारत माता का परचम दुनिया में फहरा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब लोगों ने इस बात का लोहा कोरोना काल के दौरान माना है। ब्रिटेन में किसी अल्पसंख्यक का प्रधानमंत्री बन जाना वहां के लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं और इतिहास के पन्ने ऐसी कई घटनाओं से भरे पड़े हैं। लेकिन मुद्दा ताजा है तो सियासी युद्ध भी जबरदस्त तरीके से छिड़ा है। श्रीमान सुनक जी के माता पिता कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए इस आधार पर अल्पसंख्यक बताते हुए मांग करना, संसदीय दल में बहुमत लाएं और फिर चाहे वो जिसे प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन जो संसदीय दल होगा उसके सांसद जिसको नेता चुनेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। इसका मतलब ये है कि चाहे शशि थरूर जी हों, चाहे डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे अन्य कोई नेता हो, वो उनकी आस्था लोकतंत्र में नहीं है। और जहाँ तक किसी व्यक्ति विशेष की बात है, जाति धर्म विशेष की बात है, तो हमारे मुल्क में तो प्रधानमंत्री से ऊपर राष्ट्रपति हैं, एक नहीं दो रह चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब रह चुके हैं, फखरुद्दीन अली अहमद साहब रह चुके हैं, APJ अबुल कलाम रह चुके हैं। तो ये कोई मेरे हिसाब से तो यह डेमोक्रेटिक सिस्टम है और बात होनी चाहिए रोटी पे, रोजी पे, रोज़गार पर, महंगाई पर, डीजल पर, पेट्रोल पर, गैस पर, जो देश की समस्या है उन पर बात होनी चाहिए। इनको संविधान में कोई इनकी आस्था नहीं है और मुझे लगता है संविधान की इनको समझ नहीं है। जो संविधान के आधार पर चुनाव होता है उसमें जिस किसी का भी प्रधानमंत्री के रूप में आए वो बन सकते हैं, ये संवैधानिक व्यवस्था की बात है। कोई वहाँ पर नॉमिनेट करके किसी व्यक्ति को नहीं लाया गया है। व्यक्ति कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, वो वित्त मंत्री रह चुके हैं और वहाँ पर जो है उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है, सोच समझ करके बनाया गया है। इससे पहले लिज ट्रस्ट को बनाया गया, वो असफल हो गई। तो ये कोई अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश ब्रिटेन ने नहीं की है, एक योग्यता का एक सम्मान किया है। सियासत अपनी जगह, लेकिन तथ्य भी अपनी जगह है। देश में अब तक 3 मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी साफ है कि ये समस्या देश की नहीं बल्कि उन नेताओं की सोच की है जिन्हें हर मुद्दे में मुसलमानों का वोट दिखाई देता है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक की सियासत है, दूसरी तरफ यादव वोट बैंक की राजनीति भी उफान पर है, क्योंकि बीजेपी के सांसद दिनेश लाल यादव, जिसे निरहुआ के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक नया नारा उछाल दिया है। बीजेपी सांसद का ये नारा कुछ लोगों को चुभ गया। उन्हें लगा कि निरहुआ समाज में फूट डालने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि सियासत में सब कुछ संभव है। अब तक जो कभी नहीं हुआ, भाजपा उसी को संभव करने में जुटी हुई है। भाजपा ने दिनेश लाल यादव और निरहुआ के जरिए सपा को आजमगढ़ में झटका दिया और अब इसकी तस्वीर 2024 के चुनाव में दिखाने की तैयारी है और इसका आधार बनाया जाएगा यादव वोटर। भाजपा के इस मिशन के लिए निरहुआ ने नया बिगुल फूंक दिया है और एक ऐसा नारा दे दिया है जो सपा को बेहद चुभने वाला है। असली यादव देश के अब आपकी बचे अखिलेश। निरहुआ ने सिर्फ नारा ही नहीं दिया बल्कि आजमगढ़ में सपा के 10 विधायकों के होने पर भी हमला किया। आरोप लगाया कि सपा के भले ही 10 विधायक हैं लेकिन विकास नहीं करा पाए। अभी हम लोग को आए हुए 3-4 महीने हुए हैं तो हमने सब पास करा लिया है
वो जो सड़कें टूटी हैं वो पिछली सरकार की देन है। जो 10-10 विधायक वहाँ सपा के हैं वो सब निकम्मे हैं। वो कहल जाला गाँव में ना कि निकम्मा आदमी कुछ ना करेला, तो निकम्मा कुछ कहले ही ना हो। निरहुआ ने अखिलेश को निशाने पर लिया तो सपा विधायकों ने जवाब देने में देर नहीं की, विकास की परिभाषा भी बताई और यादव समाज को लेकर पलटवार भी किया। ये कह रहे हैं भाई कुछ हैं जो कुछ होंगे, हम नहीं कह सकते। जो सत्ता के लोग दलाल होते हैं, हर जगह जाने का काम करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, मगर पूरा समाज हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। कोई किसी को निकम्मा बता रहा है तो कोई किसी को सत्ता का दलाल, लेकिन सच ये है कि भाजपा की नजर अब यादव वोटर पर है और इसकी पटकथा आज से नहीं बल्कि काफी पहले से लिखी जा रही है। भाजपा ने पहले ही मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को अपने साथ जोड़ लिया है। मुलायम के करीबी रहे उनके परिवार के कुछ नेता भी भाजपा के साथ हैं, जिनमें मुलायम के समधी हरिओम यादव का भी नाम है। सुखराम सिंह यादव का परिवार भी भाजपा के गुण गा रहा है, जबकि लोकल लेवल पर कई यादव नेता भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं और भाजपा में आना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी जो इस प्रकार के अच्छे लोग हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं राजनीति के माध्यम से, उनके लिए अपने द्वार खोल करके रखते हैं। यादव वोटर सपा के लिए ऑक्सीजन की तरह है और अगर इसमें कोई काट छांट हुई तो सपा को चुभने वाले नतीजों का सामना करना पड़ेगा। आजमगढ़ में भी यही हुआ जब भाजपा ने दिनेश लाल यादव के सहारे गेम प्लान तैयार किया और उसमें भाजपा को जीत भी मिल गई। आजमगढ़ सपा का वो गढ़ था जो सबसे मजबूत माना जाता था, क्योंकि यहाँ यादव और मुस्लिम समीकरण सबसे ज्यादा मजबूत है। वर्चस्व भारत माता का परचम दुनिया में फहरा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब लोगों ने इस बात का लोहा कोरोना काल के दौरान माना है। भाजपा ने पहले बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी की, फिर कांग्रेस का ब्राह्मण वोट भी अपने पाले में कर दिया और अब तैयारी सपा के यादव वोट बैंक की है, जिसका ट्रेलर आजमगढ़ में दिख चुका है। और अगर ये तस्वीर मैनपुरी के उपचुनाव में भी दिखी तो 24 के लिए सपा की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी की पूरी कोशिश यादव वोट बैंक को साधने की है। आजमगढ़ में ये प्लान कुछ हद तक पास भी होता दिखा, लेकिन क्या मैनपुरी और बाकी जगहों पर भी ऐसा हो पाएगा? क्या यादव समाज के वोटर अखिलेश का साथ छोड़ने के लिए तैयार होंगे? क्या बीजेपी अपने उस मिशन में कामयाब हो पाएगी जिसकी शुरुआत वैसे तो कई साल पहले की गई थी, लेकिन अब उसे रफ्तार दी जाने लगी है? भाजपा चाहे यादव वोट बैंक पर कितनी भी कसरत कर ले, लेकिन सच ये है कि विधानसभा चुनाव में यादव वोटर मजबूती के साथ अखिलेश के पाले में खड़े रहे। हालांकि कुछ वोटर भाजपा की तरफ जरूर गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी और इसी कमी को भाजपा आगे पूरा करना चाहती है। लेकिन सवाल है, ऐसा कब तक हो पाएगा? कल निरहुआ आए थे, भाजपा के सांसद है आजमगढ़ से, उनका कहना था कि असली यादव देश के, बाकी बचे अखिलेश के। क्या कहना है आपका? ये निरहुआ जी का बड़ा बोलापन है, छोटी मुंह बड़ी बात। और हिंदुस्तान के इतिहास में यादवों ने देश के लिए जितना शहीद हुआ है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी और ने शहीद होने का काम किया है। लेकिन रही बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव देश के नेता हैं। समाज भी अखिलेश यादव को अपना नेता मानता है, इसलिए निरहुआ का जितना इस बात से मैं घोर निंदा करता हूं। और देश के बाकी बचे अखिलेश के, कैसे आप इस बयान को देखते हैं? क्या कहना है आपका? बहुत गलत सोच रहे हैं, बहुत गलत बोला है। सारे यादव देश के, सारे यादव अखिलेश के, अखिलेश खातिर मरेंगे जरेंगे सम्मान के साथ। ये बात ठीक है, यादव समाज का बड़ा हिस्सा अभी भी अखिलेश के साथ है, लेकिन भाजपा ने
जो आजमगढ़ में किया उसे वो पूरे प्रदेश में करना चाहती है। चंदौली से लेकर गाजीपुर तक यादव समाज की राय क्या है वो सुनिए। बाकी बचे अखिलेश के, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? पहले तो आपको हम ये बता दें कि सारे यादव पहले देश के हैं। देश के होने के बाद हम लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और अखिलेश यादव एक किसी जाति विशेष के नेता नहीं हैं। आज वो सभी कौम के नेता हैं। आपको ये सिद्ध हो गया होगा कि माननीय मुलायम सिंह के देहांत के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ निरहुआ जो है भोजपुरी सिने स्टार का बहुत बड़ा स्टार भी है। अरे हम ही लोग स्टार बना दिए, अब लत्ता बना देंगे उनको। अब अपना एक भी फिल्म और एक भी गाना हिट करवा के देख लो। वो से इस बयान को देखते हैं, निरहुआ कह रहे हैं कि यादव जो है देश के, उसके बाद जो थोड़े बहुत बचे हैं वो अखिलेश यादव। कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं कान्हा निरहु जी। हाँ, बाकी सब कान्हा यादव अखिलेश के हैं, अब रहेंगे हैं। सभी लोग देश के हैं, सभी अखिलेश के हैं। सब देश सभी अखिलेश। देश के तो सभी लोग हैं, जितने लोग हैं सभी देश में रहते हैं। क्या अखिलेश जी देश के बाहर रहते हैं कि वो भी देश में ही रहते हैं? उनका बयान गलत है। आप बताइए। अखिलेश यादव कह रहे, निरहुआ कह रहा है अखिलेश यादव को कि यादव सब देश के, थोड़े बहुत जो बचे हैं वो अखिलेश के, यादव समाज के लिए। कितना सही हो कितना गलत मानते हैं आप? निरहुआ गलत बोल रहे हैं। सभी लोग देश के हैं, सभी लोग अखिलेश के हैं और हर जाति के हैं अखिलेश, और न कि कोई बिरादरी के हैं, सबका है। यादव समाज के लोग चाहे पूर्वांचल के हों या फिर अवध और पश्चिमी यूपी के, अधिकतर ऐसे ही दिखेंगे जो अखिलेश के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। और भाजपा इसी नैरेटिव पर हथौड़ा चला रही है। एक वक्त था जब मायावती को दलितों की मसीहा के तौर पर पेश किया जाता था, लेकिन अब स्थिति यह है कि बसपा का खुद का कोर वोटर बड़ी संख्या में भाजपा की तरफ पलायन कर चुका है। और ठीक इसी तरह भाजपा ने यादव वोट बैंक को लेकर प्लान तैयार किया है, जिसे लेकर वक्त वक्त पर नए नारे उछाले जा रहे हैं। असली यादव देश के, बाकी बचे अखिलेश। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर के सावधान यात्रा की, जिसका आज यूपी में आखिरी शो दिखाई दिया। ओपी राजभर की सावधान यात्रा का कल पटना के गांधी मैदान में समापन होगा। कल राजभर अपने सियासी भविष्य का ऐलान कर सकते हैं। उससे पहले उन्होंने गोरखपुर के पिपराइच में सावधान यात्रा को संबोधित किया। राजभर की ये सावधान यात्रा 1 महीने तक यूपी के अलग अलग हिस्सों में नजर आई और इसी बीच कई नेता राजभर का साथ छोड़ चुके हैं। हालांकि राजभर कहते हैं कि जनता उनकी असली ताकत है। ये ओपी राजभर की सावधान यात्रा का यूपी में आखिरी शो था। ये राजभर की पीली सेना की बिहार कूच से पहले आखिरी हुंकार थी। 27 अक्टूबर को सुभाषपा का स्थापना दिवस है और इसी दिन ये तय हो सकता है कि राजभर का अगला रास्ता क्या होगा। वैसे तो वो लगातार इस बात के संकेत देते आए हैं कि भाजपा से उनकी दोस्ती होने वाली है, लेकिन जब गुरुवार को वो पटना के गांधी मैदान में हुंकार भरेंगे तभी ये साफ होगा कि वो क्या फैसला लेने वाले हैं। पहले भारतीय समाज पार्टी निकाय चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी। जहाँ जहाँ हमारा संगठन है वहाँ पार्टी लड़ेगी। जहाँ संगठन नहीं है तो वहाँ चुनाव पार्टी नहीं लड़ेगी। और जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, देखिए जनता के बीच में हम लोग लगभग 1 महीने से टटोल रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है। ओपी राजभर ने 26 सितंबर को लखनऊ से सावधान यात्रा की शुरुआत की थी। पूर्वांचल के करीब हर जिले में उनकी यात्रा निकली, जबकि अवध और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में भी राजभर गरजते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस यात्रा की फाइनल पिक्चर पटना के गांधी मैदान में दिखाई देगी। समझाया जा रहा है जनता को कि मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय कक्षा 4 से हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। और 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद जब बच्चा विद्यालय छोड़ेगा तो निश्चित है कि वो हुनर उसके हाथ में होगा। रोजगार में जो बेरोजगारी चरम पे है उसमें थोड़ी गिरावट आएगी। आज प्रदेश में
दो तरह की शिक्षा है, एक तरह शिक्षा हो, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा, इसके लिए जनता बदलाव चाहती है। 27 अक्टूबर का दिन सुभाषपा के लिए बेहद खास है। राजभर अपने सियासी भविष्य से जुड़े बड़े फैसले इसी दिन लेते हैं। याद कीजिए, पिछले साल की 27 अक्टूबर की तारीख, जब मऊ के हल्दरपुर मैदान से सपा और सुभाषपा के गठबंधन का ऐलान हुआ था, तब अखिलेश यादव के लिए राजभर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। 1 साल का वक्त बीत चुका है, सियासत की तस्वीर बदल चुकी है और राजभर अब अपने अगले फैसले के लिए तैयार हैं। राजभर क्या फैसला लेंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतना सबको पता है कि उनका हर एक फैसला अखिलेश को चुनौती देने वाला होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सियासत में संभावनाओं के दरवाजा हमेशा खुले रहते हैं। रसातल में जा चुकी पार्टियां भी खुद को जिंदा करने की कोशिश करती रहती हैं। आजकल कुछ ऐसा ही हाल मायावती के बसपा का है, जो अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही। विधानसभा में मायावती के विधायकों की संख्या सिर्फ 1 है और ये बात रह रहकर मायावती को परेशान कर रही। परेशानी और ज्यादा इस वजह से है क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर यही हाल रहा तो दिल्ली पर मायावती की पकड़ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन मायावती ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। इस सियासी दाग को हटाने के लिए मायावती ने अपना पुराना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है और ये ब्रह्मास्त्र है जो अखिलेश को चुभने वाला है। दरअसल मायावती फिर से मुस्लिम और दलित पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ गई हैं, जिसकी तस्वीर आज उस वक्त दिखाई दी जब उन्होंने मदरसे के सर्वे को लेकर फिर से चुभने वाला सवाल सरकार के सामने खड़ा कर दिया। इस बार तो मायावती ने अपनी सरकार के दौरान उन फैसले को भी गिनवाया जो मदरसे को लेकर किए गए थे। कुल मिलाकर मायावती का पूरा जोर अब मुस्लिम वोटर्स पर है, जो 2007 के बाद से बसपा से छिटक चुका है। मदरसों का सर्वे खत्म, विपक्ष की सियासत शुरू। बच्चों की तालीम बहाना, मुस्लिम पॉलिटिक्स है चमकाना। भारतीय जनता पार्टी कोई मदरसे की विरोधी नहीं, मदरसी शिक्षा चल रही है। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको बंद करने का विचार किया गया है। और अवैध कुछ भी चले, चाहे वो मदरसा चले, कोई प्राथमिक विद्यालय चले, कोई हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, या किसी भी प्रकार से अवैध जो भी है वो अवैध है, जो वैध है वो वैध। सरकार के फैसले पर घमासान, अपने कार्यकाल का गुणगान। मुस्लिम वोटर की घेराबंदी का महामाया प्लान। जब मुस्लिम समाज सशक्त हो रहा है, खासतौर पर मुस्लिम नौजवान शिक्षित हो रहा है, तो पता नहीं क्यों विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन ये मुस्लिम नौजवान है, मुस्लिम समाज है, ये तरक्की पसंद समाज है और योगी सरकार उनको तरक्की की तरफ आगे ले जाना ईमानदारी से सुनिश्चित कर रही है। मुस्लिम मोर्चे पर माया का निकाय वाला खेला। मदरसों के सर्वे पर निगाहें, सपा के समीकरण पर निशाना, बात तो चुभेगी। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने आज एक नई बहस छेड़ दी है। केजरीवाल ने मांग की है कि नोटों पर महात्मा गांधी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की भी तस्वीर होनी चाहिए। केजरीवाल के इस बयान को हिंदुत्व कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों बाद हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं। उनके इस बयान पर सभी दलों ने एक साथ हमला किया है। हालांकि इस बीच बसपा ने एक नया राग छेड़ दिया है। बसपा ने सियासत की गंगा में हाथ धोते हुए भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नोटों पर छपने की मांग उठा दी है। यानी किसी की सियासत जो है वो धर्म के आधार पर है, तो किसी की सियासत जाति के आधार पर। हिंदुत्व
की पिच पर भाजपा को टक्कर देने उतरे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐसा सुर छेड़ दिया है जो गुजरात से यूपी तक बवाल मचा रहा है। केजरीवाल की मांग है नोटों पर गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी तस्वीर होनी चाहिए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। केजरीवाल ने ये मांग ऐसे वक्त में उठाई है जब डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया रसातल में पहुंच गया है। केजरीवाल ने भाजपा पर तंज नहीं कसा है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर अपना धर्म वाला ज्ञान दिया है। यही वजह है कि भाजपा केजरीवाल पर हमलावर है, क्योंकि जो काम अब तक भाजपा करती आई है वो आम आदमी पार्टी ने करना शुरू कर दिया है। कोई अपना दाग लगा होगा उसको धोने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान श्री राम जी, माता सीता जी, श्री लक्ष्मण जी, माता सीता जी क्या हैं? लक्ष्मी जी की ही अवतार मानी जाती हैं। तो श्री केजरीवाल जी बहुत, क्या कहूँ मैं, वह शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं है। वो कोई बता देता होगा, चुन चुन करके आए दिन बयान इस प्रकार के देते रहते हैं, जिससे लगेगा कि वो बड़े राष्ट्रभक्त नेता हैं, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचने वाले नेता हैं, गरीब के बारे में सोचने वाले नेता हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में सोचने वाले नेता हैं। लेकिन जो दुर्दशा आज दिल्ली और पंजाब की हो रही है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां की जनता इस सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से, श्री केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार से बहुत दुखी है, परेशान है। केजरीवाल जी को जो है दिल्ली की स्थिति को समझना चाहिए, वहाँ के लोग की परेशानियों को समझ के वहाँ के हल निकालने चाहिए। और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी इन चीज़ों में विफल हैं, तभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। दिल्ली ने उन्हें चुना था विकास के लिए, दिल्ली की बेहतरी के लिए, लेकिन उन्होंने विकास की बातें बहुत कही, बहुत गाने गाए विकास के, लेकिन जब उनके हाथ में सत्ता आई तो वो टोटल फेलियर साबित हुए। केजरीवाल वक्त वक्त पर कोई ऐसा बयान जरूर देते हैं जिसके पूरा होने की गुंजाइश भले कम रहती हो, लेकिन सियासत भरपूर होती है। और नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की उनकी मांग इसी सियासत का अगला अध्याय है। सिर्फ भाजपा ही नहीं, सपा के नेता भी केजरीवाल की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। अभी तक किसी भी मुल्क की करेंसी के ऊपर ऐसी तस्वीरें नहीं छपी हैं जिसमें धार्मिक चीज़ें लगी हुई हों, चाहे वो मुस्लिम देश हो चाहे और क्रिश्चियन देश हो सकता है कि मलेशिया या इंडोनेशिया में कहीं पर गणेश जी की वो छपी हुई हो। हम इससे एग्री नहीं करते। हम ये समझते हैं कि इससे इन धार्मिक चीज़ों की बेअदबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चुनाव का माहौल है, हर आदमी होड़ में लगा हुआ है कि अपने आप को सब बड़े से बड़ा हिंदू साबित करने के, तो इससे भी लिंक हो सकता है। विरोधी कह रहे हैं कि केजरीवाल देश की सियासत में नए नए हिंदू बने हैं। हालांकि पिछले लंबे वक्त से वो ऐसे बयान देते आए हैं जो हिंदू पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करता है। कभी केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त बताते हैं, कभी केजरीवाल कहते हैं कि उनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, कभी केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाते हैं, तो कभी दिवाली पूजा पूरी कैबिनेट के साथ मंदिर में करते दिखाई देते हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल मंदिरों में दर्शन करना नहीं भूलते। केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की बात कही तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर हमले तेज हो गए। कुछ लोगों ने उन्हें दिल्ली के स्कूलों में वशीकरण मंत्र और लाल किताब पढ़ाने की सलाह दे दी, तो कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को झाड़ू की जगह स्वास्तिक चुनाव चिन्ह अपनाने की सलाह दी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात कांग्रेस की, और आज से खड़गे युग में वो दाखिल हो गई है। सोनिया और राहुल की मौजूदगी में खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। ऐसा लंबे समय के बाद हुआ है जब कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिला, लेकिन जिस मल्लिकार्जुन खड़गे को यह जिम्मेदारी दी गई है उसके सामने चुनौतियां कम नहीं।
क्योंकि कांग्रेस इस वक्त सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। कांग्रेस की अब सबसे पहली जो चुनौती है वो है गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की, जहां से तय होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और पार्टी में किया गया सबसे बड़ा बदलाव 24 में कैसी तस्वीर लेकर के आएगा। कांग्रेस में खड़गे अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। लंबे समय बाद ऐसा हुआ है जब कोई गैर गांधी परिवार का सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा है। हाल ही में संपन्न हुए अध्यक्ष चुनाव में पार्टी के बॉस चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कमान संभाल ली है। हम महात्मा गांधी के सिपाही हैं, हम किसी से डरते नहीं, और जब कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अंदर के डर को निकाल देगा तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी घुटने टेक देगा। तो इसीलिए मुझे एक बार याद आता है, राहुल जी जब लोकसभा में थे एक शब्द हमेशा कहा करते थे, जो भी मुश्किलें हमको आएंगे उसको डरना नहीं। उनका वर्ड ही था डरो मत, और वही डरो मत का स्लोगन हम आगे लेके चलेंगे। खड़गे ने अध्यक्ष पद की कमान संभाली तो सोनिया गांधी भी मौजूद थी, राहुल गांधी भी मौजूद थे और प्रियंका गांधी वाड्रा भी। शशि थरूर भी मौजूद रहे जो चुनाव में खड़गे से काफी पीछे रह गए। सोनिया ने कहा अब वो राहत महसूस कर रही हैं। सबसे पहले मैं हमारे नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को हृदय से बधाई देती हूँ। अभी मेरे बारे में जो भावनाएं व्यक्त की गई है उसका मैं सम्मान करती हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। कांग्रेस अब नए सिरे से संगठन को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन ये राह कितनी मुश्किल होने वाली है ये खड़गे को भी पता है। ये कांग्रेस के लिए ऐसा दौर है जब सिर्फ 2 राज्यों में ही उसकी खुद के बल पर सरकार है। सबसे ज्यादा चुनौती तो उस उत्तर प्रदेश में है जहां कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं और वर्षों से सत्ता का सूखा पड़ा है। लग नहीं रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल से लेकर के और गुजरात में दौरे पे दौरा, तो उससे आपको लगता नहीं कि कांग्रेस उन्हें बहुत मजबूत चुनौती वहां पर दे रही है और हम दोनों राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे लिए खूबसूरत लम्हा है ये कि आज हम अपने नए अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम दोनों राज्यों में अपने नए मुख्यमंत्रियों का भी स्वागत करेंगे। आखिरी सवाल, खड़गे को अध्यक्ष पद की कमान ऐसे वक्त में मिली है जब 1.5 साल बाद लोकसभा का चुनाव है और कांग्रेस नए रंग रूप में खुद को सामने लाने की कोशिश कर रही है। इस बीच एक चर्चा दलित वोट बैंक की भी है, क्योंकि खड़गे भी दलित समुदाय से आते हैं और यूपी में जिस ब्रिजलाल खाबरी को अध्यक्ष बनाया गया है वो भी दलित समुदाय से ही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का अध्यक्ष बने खड़गे फ्री हैंड रहेंगे? क्या वो अपने हिसाब से पार्टी को चला पाएंगे या फिर आने वाले दिनों में पार्टी में होने वाले फैसलों पर गांधी परिवार का ही असर दिखाई देगा? क्योंकि 137 सालों के इतिहास में ये 6ठी बार है जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात तो चुभेगी, आज बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।